बिहार दरोगा का सेट 3 देखेंगे जो कि एडिटोरिया की बुक से लिया गया है। पहला क्वेश्चन इसमें है कि किसी वस्तु के रेखीय संवेग में परिवर्तन की दर, रेखीय संवेग में परिवर्तन की दर, इसका क्या मतलब हो गया कि dp बटा dt। ip क्या है? p आपको संवेग है और संवेग बराबर क्या होता है? मास इंटू वेलोसिटी होता है। तो संवेग परिवर्तन की दर का क्या मतलब हो गया कि ये जो है इसको इस तरह से लिखा जाता है m dv बटा dt। और एक चीज जानते हैं आप कि एक्सेलरेशन बराबर होता है v बटा t। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा जा सकता है कि m और dv बटे dt को हम लोग क्या सकते हैं? एक्सेलरेशन लिख सकते हैं। और ये क्या होता है? बल के समानुपाती होता है। तो रेखीय संवेग परिवर्तन की दर किसके समानुपाती होता है? बल के समानुपाती होता है। और हम लोग ये पढ़े भी थे कि न्यूटन्स का सेकेंड लॉ जो है बल का क्या करता है? व्यंजक देता है। न्यूटन का सेकेंड लॉ बल का व्यंजक देता है। ठीक है, पहला क्वेश्चन हो गया आपका। आंसर क्या हो जाएगा आपका? बल हो जाएगा। आंसर आपका बल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे, प्रकाश के संबंध में असत्य कथन, असत्य पूछा जा रहा है। ये एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। ठीक है, प्रकाश क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंग है। जिस तरह क्या कहते हैं एक्सरे वगैरह क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंग है। इसका वर्ण विक्षेपण होता है। सही बात है, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण तो जानते ही हैं, इंद्रधनुष 7 रंग के कलर में क्या हो जाता है? विभक्त हो जाता है। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर इसकी आवृत्ति बदल जाती नहीं। आवृत्ति क्या होता है? प्रकाश का गुण होता है, प्रकाश का कैरेक्टरिस्टिक होता है, प्रकाश का कैरेक्टरिस्टिक होता है। तो ये नहीं बदलती है, हमेशा क्या होती है? अपरिवर्तित रहती है। ये सीधी रेखा में गमन करने के कारण प्रतिबिंब और छाया का निर्माण करती है। सही बात है, सीधी रेखा में गमन करने के कारण ही क्या होता है? प्रतिबिंब और छाया का निर्माण करती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको? पहला आपका क्या है? सही है। और इस वर्ण विक्षेपण होता है, ये भी सही है, ये भी सही है। आंसर क्या हो जाएगा आपको? सी नंबर। निम्न में से कौन सा अनुचुंबकीय पदार्थ है? अनुचुंबकीय का इंग्लिश में होता है पारामैग्नेटिक। क्या होता है? पारामैग्नेटिक, पारामैग्नेटिक। अब पारामैग्नेटिक एक होता है आपको डायामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक। तो पारामैग्नेटिक में वो इसको लिखेंगे जिसका एटॉमिक नंबर अगर ओड हो जाए तो पारामैग्नेटिक, और एटॉमिक नंबर अगर इवेन हो जाए तो उसको क्या कहेंगे? डायामैग्नेटिक कहेंगे। जैसे कि आप यहाँ देख लीजिए कि कोबाल्ट का और एक चीज और एक होता है आपको फेरोमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक। तो फेरोमैग्नेटिक के अंदर आपको आयरन क्या है? फेरोमैग्नेटिक आयरन हो गया, कोबाल्ट हो गया, निकेल हो गया, ये सारा क्या है? फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए और कौन सा, यहाँ एक कोबाल्ट तो आपको, ये तो फेरोमैग्नेटिक खत्म हो गया। जस्ता का आपको 30 होता है, पारा का आपको 80 होता है, अल्युमिनियम का 13 होता है। तो पारा और ये जस्ता किस में आ जाएगा? डायामैग्नेटिक में आ जाएगा। एल्युमिनियम आपको क्या आ जाएगा? अल्युमिनियम आपका पारामैग्नेटिक। तो आंसर पूछ रहा है अनुचुंबकीय पारामैग्नेटिक पूछ रहा है, तो आंसर आपका यही हो जाएगा। इस तरह से आप पारामैग्नेटिक और डायामैग्नेटिक निकाल सकते हैं। कह रहा है कि जब कोई पिंड मुक्त रूप से पृथ्वी की ओर गिरता है तो उसकी कुल ऊर्जा क्या होती है? देखिए ये है, यहां से क्या है? मुक्त रूप से कोई पिंड है जिसको हम लोग गिरा दिए, तो यहाँ पे जो है इसके पास क्या होगा? पोटेंशियल एनर्जी होगा, और उसका वैल्यू क्या होगा? mgh, क्योंकि ये हाइट क्या है? h है। और जब यहाँ से गिर के वस्तु गिरने लगेगा स्वतंत्र रूप से, तो वस्तु यहाँ आ जाएगा। अब हाइट क्या हो गया? इसका कम हो गया, h डैश हो गया। लेकिन यहाँ पे क्या है कि और सारा चीज तो समान है, हाइट एच डैश हो गया, लेकिन यही पोटेंशियल एनर्जी जो है ये स्थितिज ऊर्जा किस में बदल जा रही है? गतिज ऊर्जा में। स्थितिज ऊर्जा जो है, ठीक है, स्थितिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी में क्या हो रहा है? पोटेंशियल एनर्जी किस में बदल जा रहा है? स्थितिज ऊर्जा में। इसलिए कुल ऊर्जा हमेशा क्या होती है? अपरिवर्तित रहती है। यहाँ पे क्या था आपको? पोटेंशियल एनर्जी। जब नीचे आ गया तो इसमें क्या हो गया? वेलोसिटी। वेलोसिटी आने के साथ क्या हो गया? ये काइनेटिक एनर्जी हो गया। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी किस में बदल गया? काइनेटिक एनर्जी में। अब ये देख लीजिए, कह रहा है कि एक्स किरणें के विषय में कौन सा कथन सही है? तो विद्युत, देखिए एक्स किरणें जो होता है वो विद्युत चुंबकीय तरंग है। क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंग है।
विद्युत चुंबकीय तरंग है। और ये याद रखिएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, एक्सरे किरण, ठीक है। और इस पे कोई भी चार्ज नहीं होता है, कोई भी आवेश क्या होता है, नहीं होता है। अब देखिए विद्युत क्षेत्रों द्वारा विक्षेपित होता है। विक्षेपित कैसे होगा, कोई चार्ज तो है ही ना, चार्ज लेस है, कोई चार्ज नहीं है, तो विक्षेपित का तो कोई बात ही नहीं है। चुंबकीय क्षेत्र द्वारा विक्षेपित होता है, नहीं होगा। चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र दोनों के द्वारा विक्षेपित ना, बिल्कुल गलत है। विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र द्वारा विक्षेपित नहीं होती है, सही बात है। इसके ऊपर कोई चार्ज ही नहीं है तो कैसे विक्षेपित होगी, ठीक है। डी नंबर आंसर हो जाएगा। कह रहा है कि चुंबकीय बल रेखा गुणों के संबंध में सही कथन को चयन कीजिए। देखिए हम आपको एक चुंबकीय बल रेखा बताते हैं, जैसे कि ये एक मैग्नेट है, ठीक है। मैग्नेट में नॉर्थ पोल होता है और साउथ पोल होता है। देखिए क्या होता है कि नॉर्थ पोल से जो है चुंबकीय बल रेखा निकलती है और साउथ पोल में क्या हो जाती है, इंटर कर जाती है। यहाँ निकलती है और वहाँ अगर दूसरी रेखा का आकर देखिएगा तो ये भी क्या हुआ, निकली और यहाँ पे आके इंटर कर गई, ठीक है। इस तरह से चलती है, नॉर्थ पोल से निकलती है और साउथ पोल में इंटर कर जाती है। ये है ही है अब क्या, चुंबकीय बल रेखा। और एक चीज और याद रखिएगा कि चुंबकीय बल रेखा जो है, ये तो हम लोग बाहर देखे मैग्नेट के बाहर, मैग्नेट के अंदर देखते हैं तो ये इस तरह से चलती है, ठीक है। नॉर्थ पोल टू साउथ पोल चलती है। बाहर कैसे चलती है, नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, अंदर चलती है साउथ पोल टू नॉर्थ पोल, साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। कहाँ, मैग्नेट के अंदर, मैग्नेट के अंदर। तो इस तरह से क्या हो गया, एक वक्र रेखा का निर्माण कर दिया ना, इस तरह से आ रहा, देखिए नॉर्थ से निकला, साउथ में इंटर किया, अंदर जैसे गया तो साउथ से नॉर्थ में आ गया। इस तरह से वक्र का निर्माण करती है। अब हम लोग देखते हैं इसका क्या होगा आंसर। बल चुंबकीय रेखा कभी प्रतिच्छेद नहीं कर, देखते हैं ना, एक रेखा ये गई, दूसरी रेखा गई, एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं की, ये सही हो गया, प्रतिच्छेद नहीं करती। ये ध्रुवों की तुलना भूमध्य रेखा पर अधिकतम होती नहीं, ये ध्रुव पे ही क्या, ध्रुव से ही निकलती है, नॉर्थ पोल से निकली साउथ पोल में चली गई, तो ध्रुव पोल पे ही क्या होता है, ये अधिकतम होती है। चुंबकीय बल रेखा दक्षिण ध्रुव से प्रारंभ होकर, चुंबकीय बल रेखा दक्षिण ध्रुव से प्रारंभ होकर उत्तरी नहीं, देख रहे हैं ना, नॉर्थ पोल से क्या हो रहा है, नॉर्थ पोल से प्रारंभ हो रहा है, साउथ पोल के अंदर आ रहा है, ये गलत हो गया आपका। अब ये देखिए क्या कह रहा है कि चुंबकीय बल की चुंबकीय रेखा चुंबक के पिंड तक फैली हुई निरंतर वक्र में बंद होती है। तो ये क्या हो गया, वक्र में बंद है, ठीक है, क्या है, वक्र में बंद है। हम पहले ही बता दिए कि नॉर्थ पोल से बाहर की तरफ निकलती है, साउथ पोल में अंदर आती है, लेकिन जब मैग्नेट के अंदर का बात करते हैं तो साउथ से ये नॉर्थ की तरफ चली जाती है, ठीक हो गया। तो ये आपका क्या हो गया, सही हो गया। तो 1, 2 और 4 आपका सही है, 3 नंबर आपका क्या हो गया, गलत हो गया। 1, 2, 4 बी नंबर आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आते हैं। कह रहा है कि नशे में धुत होकर गाड़ी चलाने वाले की श्वास विश्लेषण परीक्षण के में उपयोग किए जाने वाला यौगिक कौन सा है, ठीक है। देखिए पोटासियम डाइक्रोमेट का रंग जो होता है वो आपको ऑरेंज या रेड कलर का होता है, ठीक है। और इसमें जब आप फूंक दीजिएगा, ठीक है, फूंक दीजिएगा तो ये जो है जो इसमें अगर आप मतलब क्या कहते हैं, अगर कोई शराब पिए हुए है तो उसको क्या लिए हुए है, इथाइल अल्कोहल, क्या लिए हुए है, इथाइल अल्कोहल लिए हुए हैं, इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल जब इसमें फूका जाता है तो रिएक्शन करके कैसा बना देता है, ग्रीन कलर का बना देता है, ग्रीन कलर का, ठीक है। तो कहने का मतलब पोटासियम डाइक्रोमेट जो है वो ऑरेंज या रेड कलर का है, रेड खतरा का निशान है, और अगर कोई शराब पिए हुए है और उसमें जैसे ही फूंक मारेगा तो वो कैसा बदल जाएगा, ग्रीन कलर का। और जितना ज्यादा ग्रीन होगा इसका मतलब उतना ज्यादा उसके शरीर में अल्कोहल की मात्रा है। तो आंसर क्या हो जाएगा, पोटासियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7। कह रहा है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। नमक और बर्फ के मिश्रण 0 डिग्री से नीचे तापक्रम प्राप्त होता है। नमक बर्फ के हिमांक को बढ़ा देता है। अब नमक का बात किया जा रहा है, देखिए सिंपल सा बात है कि पानी है, ठीक है, पानी है। अब पानी को क्या किए हम लोग, 0 डिग्री तक ठंडा किए, तो 0 डिग्री पे पानी पानी भी रहता है, लेकिन 0 डिग्री पे पानी क्या होता है, बर्फ में बदल जाता है,
ये आपको आइस का फॉर्म हो गया, यहाँ पानी था यहाँ आइस हो गया 0 डिग्री पर। अब है कि 0 डिग्री पर आइस हो गया, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, इसी में एक अलग घटना कर रहे हैं। ये तो ये हो गया, हम इसमें क्या कर रहे हैं, नमक डाल दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं, नमक डाल दे रहे हैं। जब नमक डाल देंगे तो ये जो है आपको, अगर टेम्परेचर आप -10 -15 भी कर दीजिएगा तो भी क्या होगा, लिक्विड के फॉर्म में ही रहेगा। ठीक है, और जमने के लिए और ज़्यादा ठंडा करना पड़ेगा, तब जाके आपको जमेगा। तो देखिए, अगर इसको जमाना है तो 0 से क्या करना पड़ा, माइनस की तरफ कम करना, कम की तरफ जाना पड़ा। और जमाने का मतलब क्या, हिमांक। पहले हिमांक बिंदु क्या था, 0 डिग्री। जैसे ही नमक मिला दिए, हिमांक बिंदु क्या हो गया, माइनस में चला गया, मतलब कम हो गया। तो कह रहा है कि नमक और बर्फ के मिश्रण 0 डिग्री से नीचे तापमान प्राप्त होते हैं ना, 0 डिग्री से नीचे का तो माइनस में चला जाता है। तो ये आपका सही हो गया। नमक एवं बर्फ से हिमांक को बढ़ा देता है, नहीं, हिमांक को क्या करे, घटा दिया ना, 0 से माइनस की तरफ चला गया तो क्या हो गया, घट जाएगा। तो रीजन आपका गलत हो गया। तो असर्शन सही है और रीजन गलत है। अब देखते हैं 9 नंबर, एक रेडियोधर्मी पदार्थ की अर्ध आयु 10 दिन है। इसका अभिप्राय यह है कि देखिए, अर्ध आयु का मतलब होता है कि कोई सब्सटेंस जो है उतने दिन में अपने का क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। मतलब आधा उसका समाप्त हो जाएगा और आधा बच जाएगा। ठीक है, अगर मान लीजिए फिर इसका अर्ध आयु निकालिएगा तो 1/2 है। ठीक है, 1/2 का आधा क्या हो जाएगा, समाप्त हो गया। 1/2 आधा समाप्त हो गया तो बच क्या जाएगा, 1/4। तो कहने का मतलब ये बता रहा है कि इसका पूर्ण विकर्तन 20 दिनों में हो जाएगा। देखिए, अर्ध आयु जिसका रहता है वो पूर्ण विकर्तन इतना आसानी से नहीं होता है, कुछ बहुत लंबा समय तक चलता है। तो गलत हो गया। पदार्थ का पूर्ण विघटन 40 दिन में, ये बता दिए कि जल्दी विघटन नहीं होता। पदार्थ का 3/4 भाग का विघटन 20 दिन में होता है। देखिए, अब क्या बताया, जैसे सब्सटेंस एक भाग था, उसको अर्ध आयु अगर 10 दिन लगा दे तो 10 दिन अर्ध आयु दिया हुआ है, तो ये क्या होता है, अपने आप का आधा होता है। हम वही बताए, अगर जिसका अर्ध आयु जितना दिया हुआ है उतने समय में वो अपने आप का क्या होता है, आधा हो जाए। तो इसका अर्ध आयु क्या दिया हुआ है, 10 दिन। 10 दिन में एक का क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। अब फिर देखिए, अगला फिर 10 दिन में यही आधा का फिर क्या हो जाएगा, आधा। तो आधा का आधा क्या हो जाएगा, 1/4। 1/4 क्या हो जाएगा, बच जाएगा। तो खर्च कितना हो गया, टोटल खर्च कितना हो गया, 1 - 1/4। तो 3/4 क्या हो गया, ये आपको बच गया। ठीक है, तो इस तरह से ये सही है कि पदार्थ का, सॉरी 3/4, 1/4 तो ये क्या है, बच गया है, ये क्या हो गया, खर्च हो गया, मतलब टूट गया। तो यही कह रहा है कि पदार्थ का 3/4 भाग विघटन 20 दिनों में हो जाएगा। 10 दिन ये और 10 दिन ये, 20 दिन में हो जाएगा। ठीक है, ये आंसर सही है आपका। कह रहा है कि डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित कथनों में कौन सा सत्य है। डाल्टन भाई साहब बोले कि परमाणु अविनाशी है, सही बात है। परमाणु अभिक्रिया में भाग लेने वाला सबसे छोटा कौन है, परमाणु है। ठीक है, उन्होंने बताया पदार्थ परमाणुओं से बने होते हैं, सही बात है। अब सी नंबर पे आते हैं, सभी पदार्थ के परमाणु सभी मायनों में समान होते हैं, गलत है। देखिए, सभी पदार्थ नहीं, एक तत्व के, डाल्टन ने बताया एक तत्व के सभी परमाणु क्या होते हैं, समान होते हैं। एक तत्व के सभी परमाणु समान होते हैं। ठीक है, ना कि सभी पदार्थ के सभी परमाणु समान होते हैं, गलत। जैसे कहने का मतलब एक परमाणु X है, एक पदार्थ Y है, तो इसका जो परमाणु होगा, ठीक है, इसका जो परमाणु होगा ये बिल्कुल हर दृष्टिकोण से समान होगा, ये गलत है। यही बात कर रहा है, सभी पदार्थ के परमाणु सभी मायनों में समान होते हैं, बिल्कुल नहीं। एक्स तत्व जो है, इसके अंदर जो भी परमाणु होगा वो आपस में समान होगा। वाय तत्व में जो भी परमाणु होगा वो आपस में समान होगा। एक्स और वाय का परमाणु आपस में समान नहीं होगा। तो ये आंसर आपका क्या हो गया, कथन सत्य नहीं पूछ रहा है, तो आंसर सी चला जाएगा। ठीक है, अब देखिए आई, निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्षार के बारे में पूछ रहा है। तो अब देखिए, क्षार के बारे में आप अनिल याद रखिएगा। क्या याद रखिएगा, अनिल। अनिल का क्या मतलब होता है कि अनिल का मतलब हो गया अम्ल, अन्नी का मतलब हो गया नीला, अल्लाह से हो गया लाल। अनिल जो है, अम्ल जो है, अनिल का मतलब क्या हो गया, अम्ल जो है नीला को लाल कर देता है। अम्ल जो है नीला को लाल कर देता है। ठीक है, याद रखिए, अम्ल नीला को लाल कर देता है। लेकिन अब देखिए, यहाँ पे किसका बात कर रहा है, क्षार का बात कर रहा है, बस उल्टा हो जाएगा। क्षार, यहां अगर आप क्षार लिख देते हैं तो क्षार लाल को क्या कर देगा, नीला कर देगा। क्षार क्या करेगा, लाल को नीला कर देगा। ठीक है,
क्षार लाल को नीला कर देगा। अब देखिए क्षार का बात कर रहा है तो खट्टा खट्टा तो क्या होता है, अम्ल होता है। ये तो सी और डी आपका खत्म हो गया। करवा करवा दो में कर, ये नीले लिटमस को लाल कर देता है। देखिए नीले लिटमस को लाल कौन करता है, अम्ल करता है। नीले लिटमस को लाल अम्ल करता है, गलत हो गया। अब देखिए ये करवा होता है, सही बात, क्षार करवा होता है। ये लाल लिटमस को नीले रंग बदल देता है। उल्टा हम लोग चलते हैं, ये लाल लिटमस को किस में बदल देता है, नीले। क्षार क्या करता है, लाल लिटमस को नीले में बदल देता है। तो आंसर सही हो जाएगा। बस अनिल याद रखिए, एक साइड से अम्ल का और नीचे क्षार से ऊपर उल्टा दिशा में चल जाएगा। इस तरह से आपका कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। कह रहा है कि सूची 1 और सूची 2 का मिलान कीजिए। एस्केरिस, एस्केरिस जो होता है वो निमोटोड होता है, निमेटोड होता है। मलेरिया परिजेवी हम लोग पहले भी देख चुके हैं, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, इसी के कारण क्या होता है, मलेरिया होता है। और ये क्या है, प्रोटोजोआ है। मक्खी, मक्खी हो गया, मच्छर हो गया, आपको स्पाइडर हो गया, ये सारा जो कॉकरोच हो गया, ये सारा क्या होता है, अर्थोपोडा ग्रुप के अंतर्गत आता है। गाय भैंस मछली क्या, जिसमें हम लोग मेमल्स में आते हैं, गाय भैंस ये सब क्या कहते हैं, शेर बाघ सब क्या है, मेमल्स है। ठीक है, 13 नंबर पे आते हैं हम लोग। किस कारण से इत्थर थोड़ी सी मात्रा हथेली पर ठंडक प्रदान करती है। देखिए क्या है ना, इत्थर का क्वथनांक जो है, क्वथनांक वो बहुत कम होता है। इत्थर का क्वथनांक क्या होता है, बहुत कम होता है। मतलब बॉइलिंग पॉइंट इसका बहुत कम होता है। तो बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होता है तो क्या होता है कि जब आप हथेली पे इसको रखते हैं, इत्थर को क्या करते हैं, हथेली पर रखते हैं, तो हथेली का ही टेम्परेचर लेके क्या होता है, बाष्पीकृत हो जाता है। हथेली का टेम्परेचर ही लेके क्यों, क्योंकि इसका क्वथनांक क्या होता है, बहुत कम होता है। तो बाष्पीकरण के कारण हथेली ठंडा हो जाता है। कह रहा है कि मनुष्य में भोजन की पाचन की प्रक्रिया डैश में शुरू होती है और यहाँ पूर्ण हो जाती है। शुरू तो होता है मुख से, सबको पता है। अब मुख में किस चीज का पाचन होता है, स्टार्च का पाचन होता है। माउथ में स्टार्च का पाचन होता है। हाँ, अंत कहाँ पे होगा, देख लेते हैं। मुंह तो यहाँ पे है, एक ही जगह पे मुंह है, तो ये तो ऐसे ही खत्म हो गया। तो आंसर तो आपका ही जाएगा, लेकिन देख लेते हैं हम लोग। छोटी आंत है, यहाँ भी छोटी आंत, सही बात है। यहाँ बड़ी आंत है, यहाँ बड़ी आंत है। देखिए अब दो, पहले छोटी आंत आता है, ठीक है, पहले छोटी आंत आता है, अब फिर जाके आपको बड़ी आंत आता है। क्या होता है, तब बड़ी आंत आता है। तो छोटी आंत में पहले भोजन जाएगा, फिर उसके बाद बड़ी आंत में जाएगा। तो प्रक्रिया कर रहा है, पाचन की प्रक्रिया कहाँ समाप्त हो जाती है, छोटी आंत में या बड़ी आंत में। तो पाचन की प्रक्रिया छोटी आंत में ही समाप्त हो जाती है। पाचन की प्रक्रिया कहाँ, छोटी आंत में समाप्त हो जाती है। तो बड़ी आंत क्या काम है, तो बड़ी आंत का काम है पानी का अवशोषण करना, वाटर एब्जॉर्प्शन, पानी का अवशोषण करना। ठीक है, पानी का अवशोषण करना, वाटर का एब्जॉर्प्शन करना बड़ी आंत का काम है। ठीक है, याद रखिएगा। खाद्य श्रृंखला क्या है, तो खाद्य श्रृंखला क्या होता है कि खाद्य के रूप में ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। क्या होता है, स्थानांतरण होता है। ठीक है, खाद्य का क्या, खाद्य का स्थानांतरण। जैसे जैसे कि एक पिरामिड हम लोग बनाते हैं, तो सबसे नीचे में क्या लिखते हैं, प्रोड्यूसर को, प्रोड्यूसर, उत्पादक। ठीक है, इसमें कौन सा आपको हो जाएगा, प्लांट हो जाएगा। ठीक है, अलगी भी क्या है, ये भी भोजन बनाती है। तो प्लांट हो गया, अलगी, ये सब क्या करते हैं, भोजन। और उसके ऊपर जो क्या होता है, जो खाने वाला होता है, जैसे कि पौधा उधा कौन, बकरी खा लेगी पौधे को, है ना, पौधे को बकरी खाती है, बकरी को कौन खा जाएगा, शेर खा जाएगा। इस तरह से क्या होता है कि आगे खाद्य का, भोजन का क्या होता है, स्थानांतरण होगा। और ये भोजन खा के एक दूसरे को क्या होता है, ऊर्जा मिलता है। तो इसी खाद्य श्रृंखला में कह रहा है कि स्वपोषित जीवों के बीच संबंध है। दो, स्वपोषित नहीं, यहाँ पर देख रहे हैं प्रोड्यूसर तो उत्पादन कर रहा है, लेकिन बकरी स्वपोषित होता नहीं है। इसको कहाँ से भोजन चाहिए, पेड़ पौधा से, प्रोड्यूसर से भोजन चाहिए। शेर को किससे भोजन चाहिए, शेर तो ये घास फूस तो खाएगा नहीं, शेर को क्या चाहिए, बकरी का मांस चाहिए। एक जीव दूसरे जीव को खाद्य पदार्थ का स्थानांतरण ही हो गया। एक जीव दूसरे जीव से क्या हो गया, खाद्य पदार्थ का स्थानांतरण ही होता है खाद्य श्रृंखला। अब आते हैं, कह रहा है कि मिसिलिया, मिसिलिया, फर्न, हॉर्सटेल। देखिए फर्न से ही हम लोग पकड़ लेते हैं। ठीक है, तो होता क्या है कि एक होता है आपको क्रिप्टोगेमस, क्रिप्टोगेमस, एक होता है आपको फेनेरोगेमस। ठीक है, तो क्रिप्टोगेमस के अंदर 3 पार्ट में बांटा जाता है। थेलोफाइटा, दूसरा होता है ब्रायो
फाइटा, और तीसरा होता है आपको टेरिडोफाइटा, टेरिडोफाइटा। तो इसमें थैलोफाइटा के अंदर आपको आता है एल्गी, ठीक है। ब्रायोफाइटा के अंदर आता है आपको माउस, याद रखिएगा, और टेरिडोफाइटा के अंदर आता है फर्न। तो इस क्वेश्चन में हम लोग इतना ही बताते हैं, आगे इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो फिर आगे हम लोग एक्सप्लेन इसको कर देंगे। तो टेरिडोफाइटा है, इसके अंदर फर्न आता है, देखिए तो यहाँ फर्न आ गया, तो इसमें क्या हो जाएगा आंसर, टेरिडोफाइटा हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन सा लार सिलेबा, निम्नलिखित कौन सा लार का लाभ नहीं है, तो नहीं पूछ रहा है। देखिए यह निगलने में मदद करता, सही बात है। ये मुख और दांत की सफाई करता, सही बात है। ये होठों तथा जीवा की गति को अनुकूल बनाकर बोलने में मदद करता, सही बात है। लेकिन ये देखिए आरबीसी का निर्माण करना, आरबीसी में वृद्धि करना सलीवा का काम नहीं है, ठीक है। अब देखिए यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका कौन सा का, तो माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल, क्या कहते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं, ठीक है। पावर हाउस से सेल क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर ऊर्जा का उत्पादन होता है। ऊर्जा का उत्पादन क्यों होगा, जब भोजन जो है, भोजन का क्या होगा, टूटना होगा, क्या होगा, टूटना। अब भोजन के टूटना को इंग्लिश में क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन या ऑक्सीकरण, क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण कहते हैं। तो भोजन टूटेगा मतलब ऑक्सीकरण होगा, तो ही क्या होगा, ऊर्जा प्राप्त होगा। तो अगर माइटोकॉन्ड्रिया कार्य करना बंद कर दे तो क्या होगा, भोजन का टूटना मतलब ऑक्सीडेशन या ऑक्सीकरण होना क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो भोजन का ऑक्सीकरण याद रखिएगा, बंद हो जाएगा। ऑक्सीकरण टूटना होता है। कह रहा है कि डेसिमल में बाइनरी में संख्या परिवर्तन करने वाली युक्ति क्या है, तो एनकोडर है, एनकोडर है। कह रहा है कि थायमिन किस विटामिन का रासायनिक है, थायमिन क्या हो गया, विटामिन B1 का थायमिन, विटामिन B2 का राइबोफ्लोविन, ठीक है, और विटामिन B12 है साइनोकोबालामिन। तो आंसर क्या हो गया, थायमिन का विटामिन B1। अब देखिए विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर कहाँ है, तो विश्व का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर आपको इंडोनेशिया में है। कहाँ याद रखिएगा, इंडोनेशिया। अब ये कह रहा है कि प्यूनिक युद्ध के मध्य लड़े गए थे, तो प्यूनिक युद्ध जो है रोम और कार्थेज के बीच लड़े गए थे। प्यूनिक युद्ध किसके बीच लड़े गए थे, रोम और कार्थेज के बीच लड़े गए थे। निम्नलिखित में से राग के साक्ष्य किस पुरापाषाणिक स्थल से मिला है, तो ये आपको मिला है करनूल गुफा से। कहां से मिला है, करनूल गुफा से। हड़प्पा स्थल किस नदी के तट पे है, हड़प्पा, देखिए रॉ से उठाए, यहाँ पे हो रॉ है ना, तो यहाँ पे कर दिए राबी, हड़प्पा राबी। और ये देखिए इस यहीं पे एक करते हैं राम, राम के आगे दया लगा देते हैं, दयाराम साहनी, ये याद रखिएगा। दयाराम साहनी क्या किया था, हड़प्पा की खोज की थी। और राबी जो है, राबी नदी के किनारे हड़प्पा है, हड़प्पा राबी, हड़प्पा राबी, हड़प्पा राबी। अब देखिए कह रहा है कि ऋग्वेद में युद्ध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही नहीं है, नहीं पूछा जा रहा। इस काल में मवेशियों के लिए युद्ध लड़े जाते हैं, सही था। लड़ाइयां जमीन के लिए भी लड़ी जाती थी, सही है। इस काल में युद्धों के लिए कोई अस्थायी सेना नहीं होती थी, सही है। युद्ध में जीता हुआ धन केवल सरदारों और पुरोहितों में बांट दिया जाता था, ऐसा होगा तो सिर्फ सरदार और पुरोहित में बांट देगा तो आम लोग क्या खाएगा, ऐसा गलत है। यही आपको क्या हो, गलत हो गया। कुछ भाग सरदार को, ठीक है, कुछ भाग पुरोहित को, अब बाकी बचा हुआ आम लोग में, बाकी बचा हुआ किस में दिया जाता, आम लोगों में बांट दिया जाता था। कह रहा है कि मौर्य प्रशासन से जुड़े निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मौर्य शासक आगमन के महत्वपूर्ण मार्गों और नदियों पर नियंत्रण रखने का प्रयास करते थे, सही है। क्यों, रखना भी तो पड़ेगा ही ना, क्योंकि नदी और मार्ग पे नियंत्रण रखिएगा तो एक तो कर का भी संसाधन हो जाता है, दूसरा आपकी शक्ति प्रभुत्ता क्या होती है, बढ़ती है। मौर्य प्रशासन में छोटे क्षेत्र या प्रांतों पर तक्षशिला, उज्जैन जैसी प्रांतीय राजधानियों से शासन किया जाता था, सही बात है। प्रदेश में रहने वाले लोग मौर्य अधिकारियों को नजराना या भेंट दिया करते थे, सही बात है। इस सारा आंसर क्या हो जाएगा, आपको सही हो जाएगा, सारा आंसर डी आंसर सही हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। कह रहा है कि सूची 1 और सूची 2 का मिलान कीजिए। विशाख दत्त, विशाख दत्त क्या है, नाटक। कौन सा विशाख दत्त, कौन सा लिखे थे, मुद्रा
राक्षस। इसके हीरो कौन थे? चाणक्य। ठीक है, चाणक्य। और बड़ा मिहिर क्या हो जाएगा आपको? खगोल विज्ञान। चरक हो जाएंगे चिकित्सक और ब्रह्मगुप्त गणितज्ञ हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए नंबर हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत गैरिसन शहर, देखिए गैरिसन शहर जो था दिल्ली सल्तनत में, इस सेना के लिए रखा जाता था और सेना के लिए था, और ये किलाबंदी होता था चारों बगल से, मतलब सेफ हाउस, सेफ एरिया के रूप में इसको तैयार किया जाता था। ठीक है, तो अब देखते हैं इसको। अनाजों को इकट्ठा करना ही सेना के लिए होता था। व्यापारियों के रहने ही, व्यापारी सेना के लिए था। सैनिक की टुकड़ियों के रहने के लिए बने मजबूत किलेबंदी के शहर थे। क्या हो जाएगा? सी नंबर आंसर हो जाएगा। अब आते हैं हम लोग। औरंगजेब के पुत्र ने उसके विरुद्ध विद्रोह किया, जिससे उसे मराठों और दक्कन में सल्तनत का सहयोग मिला। तो ये कौन थे? अकबर थे। कौन थे? अकबर थे। 1922 में गांधी जी को सजा सुनाने वाले जज कौन थे? अब देखिए 1922 में कौन सा आंदोलन समाप्त हुआ था? तो पता है कि असहयोग आंदोलन समाप्त हुआ था। कब असहयोग आंदोलन? तो ये आपको फरवरी 1922 में क्या हुआ था? असहयोग आंदोलन। क्यों? काकोरी कांड नहीं, चोरा चोरी कांड। क्या हुआ था? चोरा चोरी कांड। चोरा चोरी कांड हो गया था आपको गोरखपुर के पास, जिसके कारण गांधी जी ने क्या किए थे? असहयोग आंदोलन वापस ले लिए थे। कौन सा स्टार्ट कब हुआ था? 1920, 1 अगस्त 1920 को जो स्टार्ट हुआ था, फरवरी 1922 में इसको क्या किया गया? बंद कर दिया। क्यों? चोरा चोरी कांड के कारण। तो इसमें क्या हुआ? चोरा चोरी कांड में मान लीजिए कि क्या कहते हैं, बहुत दिक्कत हुआ था, बहुत आदमी मरा था, जिसके कारण कि अब तो मान लीजिए कि सजा देना ही था, तो बहुत आदमी को पकड़ के जेल में डाला जा रहा था। और गांधी जी तो ये आंदोलन शुरू किए थे, इसी की परिणति में माना गया कि चोरा चोरी कांड हुआ, तो गांधी जी को भी जेल जाना ही था। तो इसमें जो जज सजा सुनाए थे उसका नाम था जस्टिस C.N. ब्रूमफील्ड। क्या नाम था? जस्टिस C.M. ब्रूमफील्ड। निम्न में से किस सिख गुरु ने खालसा पंथ की स्थापना की? तो खालसा पंथ की स्थापना किसने की? गुरु गोविंद सिंह ने। खालसा पंथ की स्थापना किसने की? गुरु गोविंद सिंह ने। देखिए कह रहा है कि हरिजनों की अक्षमता के लिए उच्च जातियां जिम्मेदार है। कथन किसका है? देखते के साथ हो सकता है बाबा साहब अम्बेडकर मार दीजिएगा तो गलत हो जाएगा, ज्योतिबा फुले मार दीजिएगा तो भी गलत हो जाएगा, महात्मा गांधी तो ऐसा बोलते ही नहीं, तो ये तो ऐसे ही छांट दिया जाएगा। तो क्या बच गया? H.J. खांडेकर। H.J. खांडेकर ये क्या थे? जो संविधान सभा था उनके सदस्य थे। संविधान सभा के क्या थे? ये सदस्य थे, संविधान सभा के सदस्य थे। देखिए कुछ चीज इसलिए एक्सप्लेन कर देते हैं क्योंकि अगर आपको सिर्फ आंसर बताएंगे तो क्या होगा, आप तुरंत भूल जाइएगा, लेकिन अब उसके साथ कुछ चीज जब रिलेट कर दिया जाता है तो वो चीज क्या होता है, हमारे दिमाग में छप जाता है। इसलिए उसके इर्द गिर्द कुछ चीज मैं बता देता हूँ। आंसर तो आप अपने से भी देख सकते हैं कि आंसर एक का ए, दो का बी, इनका सी है, तो ऐसे भी देख सकते हैं। अगर मान लीजिए अगर आप आ रहे हैं पढ़ने के लिए कहीं पर, तो उसका काम है कि आपके दिमाग में छपा देना, ये नहीं कि बस आंसर बता देना। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। राजा राम मोहन राय के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य पूछा जा रहा है, याद रखिएगा। इन्होंने मूर्ति पूजा तथा धार्मिक अनुष्ठानों का समर्थन किया, बिल्कुल गलत। ये एक ईश्वरवाद पे विश्वास करते थे। किस पे करते थे? एक ईश्वरवाद पे विश्वास करते थे। और ये मूर्ति पूजा धार्मिक अनुष्ठानों का क्या किए थे? विरोध किए थे। राजा राम मोहन राय हिंदी, संस्कृत, बंगला, फारसी, अंग्रेजी भाषा के अच्छे ज्ञाता थे। इन्होंने वेदों तथा उपनिषदों का बंगला में अनुवाद प्रस्तुत किया, बिल्कुल सही है। राजा राम मोहन राय समाज सुधारक थे। इनका क्या है? इसे भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा जाता था। भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा जाता था। इसका दो याद रखिएगा, एक आत्मीय सभा बहुत बार पूछा जा चुका है, और एक हो गया आपको ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज पहले आत्मीय सभा का गठन किया गया, बाद में ब्रह्म समाज का 1928 ईस्वी में गठन किया गया। तो एक एग्जाम में पूछा हुआ है कि 4 ऑप्शन दे दिया, इनमें से किस राजा राम मोहन राय के द्वारा पहली बार कौन स्टार्ट किया गया? तो आप बहुत सारे लोगों ने क्या किया? आर्य समाज, ब्रह्म समाज मार दिया, लेकिन आंसर क्या होगा? आत्मीय सभा आंसर होगा।
कह रहा है कि निम्नलिखित में से 1920 में नागपुर अधिवेशन में किस आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया। देखिए 1920 असहयोग आंदोलन पकड़ा गया ना, असहयोग आंदोलन। तो नागपुर का अधिवेशन ये भी याद कर लीजिए कि असहयोग आंदोलन का जो प्रस्ताव कहाँ पारित हुआ था, वो नागपुर अधिवेशन में हुआ था। तो क्या हो जाएगा, असहयोग आंदोलन। इस बीच से हम लोग पकड़ लिए, इस बीच से याद भी कर लिए, अगर नहीं भी याद है तो नागपुर याद कर लिए। ठीक है, अब देखिए निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से काकोरी षड्यंत्र कब हुआ, तो 1925 में। इसे चोरा चोरी आप लोग तो देखिए 1922 में चोरा चोरी हुआ था, और काकोरी जो है 1925 में हुआ था। तो इसमें जो थे राम प्रसाद बिस्मिल थे, रोशन सिंह थे, राजेंद्र प्रसाद लाहौरी थे, और अशफाकुल्ला खां भी थे, लेकिन भगत सिंह, सुखदेव ये सब इसमें शामिल नहीं थे। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किन किन जगहों पर समांतर सरकार स्थापित की गई? बलिया, तामलोक, सतारा, ये सारा जगह क्या है कि आपको समानांतर सरकार स्थापित की गई थी। कह रहा है कि माउंटबेटन योजना, तो माउंटबेटन तो जान ही रहे हैं कि भारत दो राज्य बनाने के लिए आया था। एक का नाम भारत रख दिया, एक का नाम पाकिस्तान रख दिया। ठीक है, एक का नाम भारत, एक का नाम पाकिस्तान, दो देश के विभाजन के लिए ये आए हुए थे, माउंटबेटन योजना। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? देखिए लॉर्ड नॉर्थ जो है ये प्रधानमंत्री थे, याद रखिएगा, ये क्या थे, प्रधानमंत्री थे। ठीक है, और इन्हीं के समय में 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आया था। लॉर्ड कॉर्नवालिस अस्थाई बंदोबस्त क्या था, 1793, याद रखिएगा। लॉर्ड वेटिंग सती प्रथा का अनुमूलन क्या होगा, 1829। अब देखिए लॉर्ड कैनिंग भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा। देखिए भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहते किसको, पहले तो यही याद रखिए, वुड डिस्पैच को कहते हैं। वुड डिस्पैच जो है कब आया था, 1854 में, 1854। और इस समय कौन थे वायसराय, लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी। तो अब ये क्या हो गया, आपको आंसर यही गलत हो गया। लॉर्ड कैनिंग के समय में नहीं थे, किसमें थे, लॉर्ड डलहौजी के समय में। और ये मैग्ना कार्टा किसको कहा जाता है, वुड डिस्पैच को। कब आया था, 1854 ईस्वी में आया था। प्रस्तावना में वर्णित संपूर्ण प्रभुता संबंध शब्द से अभिप्राय है। तो संपूर्ण का बात किया, ठीक है, संपूर्ण प्रभुता संपन्नता तो ही है, प्रभुत्व अपना अधिकार भी क्या है, संपूर्ण है, ये याद रखिएगा। ऐसी व्यवस्था जहां भारतीय किसी भी आंतरिक तथा बाह्य सत्ता से पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो। सही बात है, बिल्कुल स्वतंत्र है। ऐसी व्यवस्था जहां भारत आंतरिक रूप से पूर्ण स्वतंत्र, बाह्य रूप से प्रभावित, गलत हो गया। प्रभावित शब्द देखिए हटा दीजिए, आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। अब कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा विकल्प मौलिक अधिकारों में सबसे सटीक वर्णन करता है? तो मौलिक अधिकार जो है, याद रखिएगा, संविधान के द्वारा प्रदत्त अधिकार है। किसके द्वारा, संविधान के द्वारा प्रदत्त। दो अधिकार होता है, एक संविधान के द्वारा प्रदत्त अधिकार होता है, एक कानून के द्वारा प्रदत्त अधिकार होता है। ठीक है, तो अब देखिए इसी से आपका सही हो जाएगा आंसर। किसी व्यक्ति का प्राप्त समस्त अधिकार, गलत हो गया। एक संवैधानिक अधिकार होता है, एक कानूनी अधिकार होता है, यहाँ समस्त कर दिया तो गलत हो गया। कानून द्वारा, तो ऐसे काट दीजिए, कानून द्वारा था ये नहीं है। संविधान द्वारा प्रदत्त और सुरक्षित समस्त अधिकार। देखिए सुरक्षित करने का क्या मतलब हो गया, सुरक्षित करने का मतलब हो गया कि हमारा जो मौलिक अधिकार है वो न्यायालय के द्वारा क्या किया गया है, सुरक्षित किया गया है। ऐसे ही उस अधिकार को समाप्त नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अच्छा डी पर देखते हैं, उसका क्या बात कर रहा है, संविधान द्वारा प्रदत्त वे अधिकार जिन पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता, गलत बात है। युक्ति युक्त प्रतिबंध हमेशा लगाया जा सकता। अब सोचिए कि आर्टिकल 19 बोलने की आजादी है, कोई आदमी कहेगा हमारे पास मौलिक अधिकार है, बोलने की आजादी है, तो वो आपको गाली देगा तो बर्दाश्त कर लीजिएगा क्या, तो उसमें तो क्या हो जाएगा, मारपीट हो जाएगा। इसलिए युक्ति युक्त प्रतिबंध हर जगह लगाया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसका संदर्भित केंद्रीय बजट का बात आ गया। देखिए केंद्रीय बजट जो है, आप याद रखिए, बजट 12 धन 10, दोनों में एक एक जोड़ दीजिए। केंद्रीय बजट 112 और धन विधेयक 10, धन 10 बजट 12, धन 10 बजट 12, ये तो हो गया। तो बजट जब पेश किया जाता है तो इसको क्या कराना पड़ता है, लोकसभा में
इसको पेश किया जाता है और इसको पास कराना होता है। तो जो सरकार होता है उसके पास बहुमत होता है, पास तो करा ही लेता है, लेकिन विपक्ष क्या करती है, इसके विरोध स्वरूप कटौती प्रस्ताव लाती है, विरोध स्वरूप कटौती प्रस्ताव लाती है और 1 रुपये का नाम मात्र का कटौती प्रस्ताव लाती है, क्या विरोध स्वरूप लाती है। तो बजट के साथ क्या हो जाएगा, कटौती प्रस्ताव। अब देखिए, काम रोको प्रस्ताव, स्थगन प्रस्ताव हो गया। सार्वजनिक महत्व के लिए जो है कोई भी सदस्य जो है प्रस्ताव ला सकती है, ताकि अभी सारा काम रोक के पहले सार्वजनिक महत्व के काम को हम लोग देख सके। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव जो है किसी मंत्री जी को सार्वजनिक महत्व पे ध्यान दिलाने के लिए प्रस्ताव लाया जाता है। निंदा प्रस्ताव, सरकार या मंत्री के खिलाफ कि आपने ये काम सही नहीं किया है, इसलिए मैं निंदा प्रस्ताव लाता हूं, किसी सदस्य के द्वारा लाया जाता है। अब देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। चौथी अनुसूची राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा का सीटों का आवंटन करती है। सही बात है, हम लोग पहले भी देख चुके हैं। चौथी अनुसूची में प्रदत्त नियम के अनुसार ही राज्यसभा में कितने सीट होंगे किसी संघ या राज्यों के लिए, ये उसमें नियम दिया हुआ, उसी चौथी अनुसूची से ही आपको लेना पड़ेगा। छठी अनुसूची कह रहा है कि अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण संबंधित है। बिल्कुल नहीं, ये आपको कहाँ है, 5वीं अनुसूची से। 5वीं अनुसूची में है अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित है। तो फिर क्या कहते हैं, तो आपको ये छठी सूची में क्या है, तो छठी सूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। क्या हो गया, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। असम, ठीक है, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम में जो डिस्ट्रिक्ट है, कुछ कुछ डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जिसको अनुसूचित डिस्ट्रिक्ट घोषित कर दिया गया है, और उसमें प्रशासन और नियंत्रण का काम जो है छठी अनुसूची के अंतर्गत होगा। क्या सब हो गया, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, याद रखिएगा। अब 5वीं अनुसूची में क्या, अनुसूचित क्षेत्र के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित है। 10वीं अनुसूची दल बदल, संसद के सदस्यों की निरर्हता से संबंधित। 10वीं दल बदल, 10वीं 10 से दल बदल, ऐसे याद रखिएगा, 10वीं दल बदल। आयाराम गयाराम के कारण ये 10वीं अनुसूची को लाना पड़ा था। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, 1 भी सही है और 3 भी सही है। तो आंसर आपका हो जाएगा 1 और 3, 1 और 3 सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। ग्राम सभा के संबंध में कौन सा कथन सत्य है। तो ग्राम सभा, देखिए ग्राम सभा का बात कर रहा है ना, ग्राम सभा एक पंचायत होता है ना, हम लोग के यहाँ गांव में पंचायत होता है। तो पंचायत जो होता है उसमें वयस्क सदस्य जो होते हैं, जिसका एज क्या 18 वर्ष या उससे अधिक है, वो उसके क्या हो जाते हैं, ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। और वहीं से फिर क्या होता है, मुखिया का चुनाव, सरपंच का चुनाव वगैरह वगैरह होता है। तो हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं, इतना तो पता है हम लोग को कि ग्राम सभा एक पंचायत क्षेत्र के अंतर्गत वयस्कों, ग्राम सभा एक पंचायत क्षेत्र के अंतर्गत वयस्कों की सभी है, मतलब वयस्कों का सभा है। ठीक है, जो वयस्क है उस पंचायत क्षेत्र में वो सभी उसके क्या होंगे, सदस्य होंगे। ग्राम सभा के सदस्य 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के, सही बात है। ग्राम सभा का सदस्य बनने की योग्यता वही व्यक्ति रखता है जिनका नाम उस गांव के मतदाता सूची में है। सही बात है, आप थोड़ी ना वहाँ टूरिस्ट बन के घूमने जाइएगा और वहाँ वोटिंग होगा तो हम वोट दे देंगे, या फिर वहाँ मीटिंग होगा तो शामिल थोड़ी ना हो जाइएगा। आपको वहाँ पे मतदाता सूची में नाम रहेगा और 18 वर्ष से अधिक आयु के रहिएगा, तभी आप उस पंचायत के ग्राम सभा का सदस्य हो सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, कह रहा है कि सूची का मिलान कीजिए। अब देखिए सबसे नीचे से चलते हैं, ओडिशा छोटा को मान के दे दीजिए कितना, 10 को दे दीजिए। गुजरात उससे थोड़ा सा ज़्यादा करके 11 दे दीजिए। कर्नाटक को उससे थोड़ा सा ज़्यादा करके 12 दे दीजिए। बिहार को सबसे ज़्यादा 16 दे दीजिए। इस तरह से आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है। तो अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। देखिए मुख्यमंत्री की तरफ मुड़ रहा था, लेकिन मुड़ते मुड़ते मैंने उसे रोक दिया। तो अंतर्राज्यीय परिषद का जो है वो कौन होता है, अंतर्राज्यीय परिषद का जो अध्यक्ष होता है वो प्रधानमंत्री होता है। और अंतर्राज्यीय परिषद किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, अनुच्छेद 263, एकदम याद रखिएगा, अंतर्राज्यीय 263, अंतर्राज्यीय 263। ठीक है, और ये जो अंतर्राज्यीय परिषद जो बना था, इसमें पूछा जाता है किस कमेटी के सिफारिश से बना था, तो सहकारिता समिति। क्या है, सहकारिता समिति। एकदम छोटा छोटा चीज याद रखिएगा ना, तो ऐसे ही याद रहेगा।
अनुच्छेद 263, असहकारिता समिति और अंतर्राज्यीय परिषद और प्रधानमंत्री। देखिए अंतर्राज्यीय परिषद है तो मुख्यमंत्री राज्यपाल तो होगा नहीं, किसी एक एक राज्य का होता है, ठीक है, एक एक राज्य का होता है मुख्यमंत्री। यहाँ तो एक से अधिक राज्य के बीच ये अंतर्राज्यीय परिषद का निर्माण होता है, इसलिए प्रधानमंत्री इसका आंसर हो जाता है। कह रहा है कि भारतीय संसद राज्य सूची के विषय में, भारतीय संसद राज्य सूची के विषय पर भी कानून बना सकती है। जब, कब बना सकती है, तो इसमें दो अनुच्छेद का बात किया जाता है। पहला अनुच्छेद है 249 और दूसरा अनुच्छेद है 312, ठीक है। तो 249 के तहत ये है कि अगर अंतर्राष्ट्रीय महत्व का कोई विषय हो, संबंधित राज्य से सहमति हो, ठीक है, तो 249 के तहत, ठीक है, 249 के तहत राज्य के विषयों पे हम लोग, एक राज्य के विषयों पर संसद क्या कर सकती है, कानून बना सकती है। अंतर्राष्ट्रीय महत्व का बात हो जाए, संबंधित राज्य की सहमति से संबंधित राज्य अपने राज्य में क्या करे, बहुमत से प्रस्ताव पारित करके कहाँ ले आए, संसद के पास ले आए कि आप कानून बना दीजिए, ठीक है, तो फिर संसद उस पर कानून 249 के तहत बना देती है। राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होने की अवस्था में, राज्य में देखिए राष्ट्रपति शासन लागू है तो कानून तो बनाना पड़ेगा, ठीक है, संसद क्या, वहां तो सरकार तो है ही नहीं, तो ये भी आपका सही होता है, उपयुक्त में सभी सही है। अब आते हैं, निम्न में से कौन राज्यसभा की शक्तियों में सम्मिलित है। राज्यसभा की शक्ति, देखिए राज्यसभा में, राज्यसभा के पास शक्ति होता है, एक जगह शक्ति इसका कम कर दिया गया है, धन विधेयक पर। धन विधेयक एक्चुअली में क्या होता है कि लोकसभा में लाया जाता है, ठीक है, लोकसभा में लाया जाता है और लाने से पहले राष्ट्रपति से पूछ भी लिया जाता है। पहले राष्ट्रपति से पूछ लो, फिर लोकसभा में लेके आओ, किसको, धन विधेयक को। इस राज्यसभा इस पे सिर्फ संशोधन कर सकती है, संशोधन कर नहीं सकती है, संशोधन का प्रस्ताव दे सकती है कि आप संशोधन करना चाहते हैं तो कीजिए, नहीं करना चाहते हैं तो कोई बात नहीं। तो अब आंसर में हम लोग आ जाते हैं, सामान्य विधेयक पर विचार करने उन्हें पारित करती है तथा धन विधेयक में संशोधन प्रस्ताव देते हैं। सही बात है, समान विधेयक को तो पारित करेगा, लेकिन धन विधेयक में संशोधन प्रस्ताव देगा कि आपको करना है तो कीजिए, हमारी ये इच्छा है, बाद बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है। संवैधानिक संशोधन को पारित करती है, सही बात है। राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के चुनाव में भागीदारी करती है, बिल्कुल सही बात है। तो उपयुक्त सभी सही हो जाएगा, आंसर डी हो जाएगा। अब देखिए कह रहा है कि किसी राज्य के मुख्यमंत्री, कह रहा है कि किसी राज्य के मुख्यमंत्री के संबंध निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं पूछा जा रहा है। राज्य का मुख्यमंत्री, तो मुख्यमंत्री राज्य का वास्तविक प्रधान होता है, सही बात है। जैसे देश का वास्तविक प्रधान प्रधानमंत्री होता है, उसी तरह राज्य का वास्तविक प्रधान कौन होता है, मुख्यमंत्री होता है। मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री के परामर्श पे की जाती है, सही बात है। मुख्यमंत्री परामर्श देता है तो राज्यपाल क्या करता है, जिस तरह से प्रधानमंत्री परामर्श देता है तो राष्ट्रपति क्या करता है, मंत्री का नियुक्ति करता है। मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता करता है, बिल्कुल सही है। मुख्यमंत्री राज्य के कार्यपालिका का प्रमुख होता है, ये तो गलत कर दिया, राज्यपाल होता है। कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है, राज्यपाल होता है। कौन होता है, राज्यपाल होता है। अब आते हैं, विधानसभा के संदर्भ निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सत्य नहीं है, सत्य नहीं पूछा जा रहा है। इसका कार्यकाल समानता 5 वर्षों का आता है, सब जानता है। आपातकाल की स्थिति में इसकी अवधि 1 वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है, सही बात है। वो ला के लोकसभा में इसके लिए विधेयक लाके इसको पास कराना पड़ेगा। राज्यसभा इसके कार्यकाल को समाप्त होने से पूर्व भी इसे विघटित कर सकती है, अगर सरकार, किसी के पास बहुमत नहीं हो, किसी भी दल के पास, तो संवैधानिक रूप से अगर स्थिति ठीक नहीं हो, उस राज्य में कामकाज संविधान के अनुरूप ना चल रहा हो, तो उस समय से पूर्व भी क्या करती है, विघटित कर सकती है। विधानसभा में एंग्लो समुदाय से एक सदस्य को नामित किया जाता है, ये ही तो मिस्टेक कर दिया, ये सही था, ये सही था, ये सही था, ये गलत कर दिया। क्यों? क्योंकि 104 संविधान संशोधन के द्वारा इसको क्या किया गया है, समाप्त कर दिया गया, उन्मूलित कर दिया गया। अब किसी एंग्लो समुदाय को शामिल करना जरूरत नहीं है। अब आते हैं इस पे, कह रहा है कि बिहार में इन जो लोग उत्तर से दक्षिण की ओर व्यवस्थित कीजिए। उत्तर, देखिए मुजफ्फरपुर सीतामढ़ी सबसे उत्तर में, उसके बाद मुजफ्फरपुर। अब देखिए, अब यहाँ पे सीतामढ़ी मुजफ्फरपुर यहाँ भी है। अब पटना गया जहानाबाद, या जहानाबाद पटना गया, नहीं पटना पहले होगा, पटना,
अब गया या जहानाबाद, देखिए ट्रेन से जब पटना से चलते हैं तो पहले गया आता है कि जहानाबाद, तो पहले जहानाबाद आता है तब जाके गया आता है। तो सीतामढ़ी, तब मुजफ्फरपुर, तब पटना, तब जहानाबाद, तब गया। आंसर क्या हो जाएगा? डी आ जाएगा। ट्रेन से चलिए पटना के बाद जहानाबाद, जहानाबाद के बाद गया। यहाँ से भी जाइएगा ना, पटना से मुजफ्फरपुर पहुंचिएगा, अब मुजफ्फरपुर के बाद तब सीतामढ़ी आप जा पाइएगा। नटकी या इंटाकी नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो ये आपको नागालैंड में स्थित है। कहाँ है? नागालैंड में स्थित है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है कि भारत वन स्थिति 1952, भारत वन स्थिति 1952 ईस्वी में संशोधन कब हुआ? तो 1988 ईस्वी में इसमें संशोधन हुआ। कह रहा है कि वर्ष 2011 की जनगणना भारत में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो न्यूनतम घनत्व वाला राज्य अरुणाचल प्रदेश है। ठीक है। कह रहा है कि निम्नलिखित द्वीपों के युग्मों में कौन सा 10 डिग्री चैनल द्वारा आपस में पृथक होता है? देखिए 10 डिग्री चैनल तो आप तो समझ गए, एक तरफ अंडमान होगा, दूसरी तरफ निकोबार होगा। तो निकोबार में जो होता है कार निकोबार, क्या होता है? कार निकोबार, कार निकोबार। अंडमान में होता है लिटिल अंडमान। तो इस तरह से याद रखिएगा, 10 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल को पार कैसे करेगी? लिटिल कार से। 10 डिग्री चैनल को कैसे पार करेंगे? लिटिल कार से, लिटिल कार से, लिटिल कार से। अंडमान निकोबार के बीच में तो याद ही है, लिटिल कार से 10 डिग्री चैनल को पार कर देंगे। पेनगंगा एवं गोदावरी घाटियां निम्न भागों में मुख्यतः किस प्रकार की चट्टानें पाई जाती है? तो ये पेनगंगा गोदावरी घाटियों में आपको कुडप्पा समूह की चट्टानें पाई जाती है। कह रहा है कि विश्व प्रसिद्ध कांगड़ा एवं कुल्लू घाटी कहाँ स्थित है? तो ये मध्य एवं लघु हिमालय में स्थित है, मध्य एवं लघु हिमालय में स्थित है। पश्चिमी तटीय मैदान के विभाजन के संदर्भ निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? देखिए कर्नाटक मालाबार तट, ठीक है, कर्नाटक से केरल तक क्या होता है? मालाबार तट होता है। महाराष्ट्र कोंकण तट, ठीक है, गोवा महाराष्ट्र ये सब क्या होता है? कोंकण तट, बिल्कुल सही है। गुजरात काठियावाड़ तट, बिल्कुल सही है। केरल कोरोमंडल, अरे कोरोमंडल तो उधर हो गया ना, इस साइड में कोरोमंडल है, इस साइड में। ये क्या है आपको? मालाबार तट है। क्या है? मालाबार, ठीक है, ये मालाबार तट है। कोरोमंडल तट आपको इस साइड में कोरोमंडल है, ठीक है। तो ये आपको क्या हो गया? गलत हो गया। कहा जाता है भारत में लावा का पठार अधिकतम मोटाई वाला कौन सा है? तो लावा का जो पठार है, बेसाल्ट का पठार को लावा का पठार कहते हैं। तो ये मुंबई के आसपास जो है, मुंबई में जो है, यहाँ पे इसकी मोटाई क्या है? बहुत अधिक। तो आंसर क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र। मुंबई कहाँ है? महाराष्ट्र में। काली, सिंधु, शिप्रा, पार्वती, बनास निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदियां हैं? तो ये आपको किसकी है? चंबल की सहायक नदियां। किसकी है? चंबल की सहायक नदियां हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है? तो जोग एंड गोरसप्पा जलप्रपात श्रावस्ती नदी पे है, श्रावती नदी पे, ठीक है। कुंचिकल, यही कुंचिकल जलप्रपात क्या है कि सबसे ऊंचा जलप्रपात है। कुंचिकल जलप्रपात क्या है? सबसे ऊंचा जलप्रपात है, सबसे ऊंचा जलप्रपात है। और ये क्या है आपको? शायद ये आपको वाराही नदी पे है, वाराही, वाराही नदी पे है। और 450 मीटर से भी ये इसका हाइट क्या है? ज़्यादा है, 450 456 के आसपास इसका रहता है। तो जोगन गरसप्पा याद रखिएगा, श्रावती नदी। और कुंचिकल सबसे ऊंचा जलप्रपात है जो कि वाराही नदी पे है। अब कह रहा है कि पृथ्वी में भूपट्टी पे पाए जाने वाले तत्वों का सही क्रम ज्ञात कीजिए। सही क्रम पूछ रहा है, ठीक है। तो सही क्रम सबसे ज़्यादा कौन पाया जाता है? सही क्रम की बात अगर हम लोग करते हैं तो यहाँ पे आपको तो एक ट्रिक याद रख सकते हैं, ओ लिली, ओ लिली, ओ सिली, ओ सिली, ये लो, ओ सिली, ये लो, काला सूप मैगी, ब्लैक सूप मैगी। ये ओ सिली, ओ सिली, ओ सिली, ये लो, काला सूप मैगी। अब देखिए ओ से क्या हो गया? ऑक्सीजन, यहाँ मिल रहा है ऑक्सीजन। सिली से क्या हो गया? सिलिकन। ए से क्या हो गया?
अल्युमिनियम। लौ से क्या हो गया, लोहा। काला कैल्शियम, ठीक है। और सूप से हो गया आपको, सूप से हो गया सोडियम, तो यहाँ सोडियम आपको हो गया। सू से सोडियम, प से पोटासियम, म से मैग्नीशियम। इस तरह से आप याद रख सकते हैं। आंसर हमारा सी हो गया। कह रहा है कि निम्नलिखित देशों में कौन सा भूमध्य रेखा पर अवस्थित द्वीप है। तो भूमध्य रेखा पर अवस्थित द्वीप पूछा जा रहा है, तो इसका भी हम लोग एक ट्रिक आपको बता देते हैं कि कहा जाता है कि एक किस्सा बा काका युग के सोमरस का, एक किस्सा बा काका युग के सोमरस का। तो हम एक बार लिख के आपको दिखाते हैं। ई किस्सा बा, एक किस्सा बा काका युग के सोम रस का। अब देखिए, हम आपको लिख के नहीं दिखाएंगे, हम सिर्फ आपको बताते हैं कि किस वर्ड से क्या बनेगा, ठीक है। हम आपको बताते जाएंगे, आप अगर आपको नोट करना है तो आप कर लीजिएगा। ई से हो जाएगा इक्वाडोर और इंडोनेशिया। इसमें कितना देश आ गया, 2 देश हो गया, इक्वाडोर और इंडोनेशिया। की से आप हो गया किरेवाती, की से क्या हो गया, किरेवाती। और सौ से हो गया आपको सायो, ब से हो गया आपको ब्राजील, ठीक है। का से हो गया आपको कांगो गणराज, कांगो। और का से फिर का है, तो का से कांगो और का से कांगो गणराज, ठीक है। यू से आपको हो गया युगांडा, ग से हो गया गेबोन, ठीक है, युगांडा गेबोन। के से हो गया आपको केन्या, सौ से हो गया आपको सोमालिया, मौ से हो गया आपको मालदीव, ठीक है, सोमालदीप। और का से हो गया आपको कोलंबिया, का से कोलंबिया। इस तरह से आप इसको रिपीट करके देख लीजिएगा तो आप याद कर सकते हैं इस तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। तो आंसर क्या हो जाएगा, आपको कह रहा है कि भूमध्य रेखा पर अवस्थित पूछा जा रहा है ना, तो अवस्थित में क्या आंसर हो जाएगा देख लीजिए। बुरनई का तो कहीं बात नहीं है, कहीं बो आया, तो बो से क्या है, यहाँ ब्राजील का बात आ रहा है, तो बुरनई आपका खत्म हो गया। क से आपको केन्या आया था, यहाँ सही है। वेनेजुला का वह का भी कहीं बात नहीं आया है ना, वो नहीं आया, तो वेनेजुला भी आपका क्या हो गया, समाप्त हो गया। कोलंबिया आपका आया था क्या, देख लीजिए, कोलंबिया, ये का वाला जो था क्या आपको कोलंबिया ही था, यही कोलंबिया था। तो 2 आंसर आ गया, केन्या और कोलंबिया। तो 2 और 3 इसका आंसर हो जाता, 2 और 3 इसका आंसर हो जाएगा। किस प्रकार के ज्वालामुखी उद्गार दक्कन ट्रैप का निर्माण करते हैं। देखिए, आग्नेय चट्टान होता है, तो आग्नेय के अंदर 2 होता है, एक होता है आपको बेसाल्ट, ठीक है, बेसाल्ट होता है, एक होता है ग्रेनाइट होता है, ठीक है। तो ये बेसाल्ट चट्टान जो होता है, जो आग्नेय, जो जैसे लावा निकला तो ऊपर जो जमा हो गया, सरफेस का अर्थ के सरफेस पे जो जमा हो गया, वो क्या होगा, बहुत जल्दी ठंडा हो जाएगा। तो इस तरह के चट्टान से बेसाल्ट चट्टान बनता है। और अंदर, अर्थ के अंदर अगर जाके बने, भूपर्पटी के अंदर जाके बने, तो उसको ग्रेनाइट चट्टान कहते हैं। तो कह रहा है कि दक्कन ट्रैप का जो निर्माण हुआ बेसाल्ट चट्टानों से हुआ। किससे हुआ, बेसाल्ट चट्टानों से हुआ है। ये कहाँ कहाँ पे आपको इस तरह से, ये जो नीचे वाला जो अपना पोर्शन है ना, इस तरह का ये ट्रायंगल शेप बनाता है दक्कन का ट्रैप, यही आपको दक्कन का ट्रैप है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि ऑस्ट्रेलिया निम्नलिखित खनिजों में से किसका सर्वाधिक उत्पादन करता है। तो ऑस्ट्रेलिया लो एस का सर्वाधिक उत्पादन करता है। निम्नलिखित में से किस पारिस्थितिकी तंत्र में जैव विविधता अधिक पाई जाती है। देखिए, जैव विविधता का मतलब हो गया कि तरह तरह का जीव, जैव विविधता का मतलब हो गया तरह तरह का, शेर, बाघ, बिल्ली, बहुत सारा आपको कीट पतंग, ये अलग अलग तरह का, एकदम ऐसा हो कि वहां देखने के लिए दूसरे जगह ना बोले, बहुत सारा जैव विविधता, ठीक है। तो जैव विविधता कहाँ अधिक पाया जाएगा, जहां पे कि सबसे पहली बात है कि प्रोड्यूसर बहुत बढ़िया हो, मतलब प्रोड्यूसर कहने का मतलब उत्पादक, जैसे पेड़ पौधा ये सब क्या हो, बहुत बढ़िया हो, तो ना खाना पीना यही ना मेन होता है। किसी भी
खाद्य जो श्रृंखला होता है उसका सबसे मेन कौन सा पार्ट होता है? प्रोड्यूसन ही होता है, यही खाना पर पहुंचा। तो ये अगर बहुत बढ़िया रहे तो आगे विविधता बहुत बढ़िया रह सकता है। ठीक है, तो प्रोड्यूसर के लिए रहने के लिए क्या चाहिए? अच्छा वर्षा होना चाहिए, खूब बढ़िया धूप होना चाहिए, है कि नहीं? वर्षा, धूप, तापमान, ये सब क्या होना चाहिए? बढ़िया होना चाहिए, ताकि ये बहुत अच्छा से ग्रो कर सके प्रोड्यूसर। अब प्रोड्यूसर जब बहुत ग्रो करेगा तो इसके ऊपर का जो इसके ऊपर आश्रित रहेगा वो अपने क्या हो जाएगा? बहुत ज्यादा हो जाएगा। तब देख लेते हैं, तो ऐसा कहाँ पे होता है? उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन जो होता है, जहाँ वर्षा भी अधिक है, तापमान भी अधिक है, ठीक है, धूप भी अच्छा आता है, तो यहाँ पे आपको जैव विविधता सबसे अधिक पाई जाती है। अब देखिए, आयात और निर्यात पर लगने वाले कर को क्या कहते हैं? तो आयात और निर्यात पर लगने वाले कर को सीमा शुल्क कहते हैं। क्या कहते हैं? सीमा शुल्क कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया? आयकर नहीं, व्यापार कर नहीं, निगम कर नहीं, इनमें से कोई नहीं, डी आंसर हो जाएगा। अब कह रहा है कि भारतीय राजकोषीय नीति किसके द्वारा प्रतिपादित की जाती है? देखिए, राजकोषीय नीति एक होता है मौद्रिक नीति, तो रिजर्व बैंक क्या करता है? मौद्रिक नीति, रिजर्व बैंक मौद्रिक नीति, और राजकोषीय नीति कौन करेगा? वित्त मंत्रालय। वित्त मंत्रालय क्या करेगा? राजकोषीय। अब वित्त आयोग क्या करेगा? वित्त आयोग जो है राज्य और राज्यों के बीच कर का बंटवारा कैसे हो इसके लिए सलाह देती है। राज्यों के बीच कर का बंटवारा उसके लिए कहता है, तो वित्त आयोग क्या हो जाएगा? राज्यों के बीच कर बंटवारा के लिए। वित्त मंत्रालय राजकोषीय नीति, रिजर्व बैंक मौद्रिक नीति। एकदम फंसिएगा नहीं, वित्त आयोग कभी भी नहीं मारिएगा। वित्त आयोग राज्यों और केंद्र के बीच जो कर का बंटवारा होता है उसके लिए क्या देती है? सलाह परामर्श देती है। कह रहा है कि नरसिम्हन कमेटी वन निम्नलिखित सुधार से है, तो बैंकिंग संरचना सुधार से संबंधित है। सेबी क्या हो गया? सेबी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? सेबी का मुख्यालय आपको मुंबई में स्थित, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया कहाँ पे है? शेयर बाजार, मुंबई। भारतीय नियोजन के वास्तुकार कौन थे? देखिए, भारतीय नियोजन के वास्तुकार दो आदमी को आप कह सकते हैं, एक जवाहरलाल नेहरू को कह सकते हैं, दूसरा पीसी महालोनोविस को कह सकते हैं। पीसी महालोनोविस को कह सकते हैं। तो एक्चुअली में पीसी महालोनोविस को भी कह सकते हैं क्योंकि इन्होंने बहुत सारा योजना को बताया था, लेकिन लागू करने वाले कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। आंसर डी हो जाएगा। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वित्त वर्ष 2025 में कृषि के क्षेत्र में कितना प्रतिशत वृद्धि का अनुमान है? तो 3.8% वृद्धि का अनुमान है। कर रहा है कि नए कर की दर से 24 लाख से अधिक, तो 0 से 4 लाख पे कोई कर नहीं, 0 कर। ठीक है, और अगर आपका 24 लाख से अगर ऊपर हो गया, ठीक है, तो आपको 30% कर देना पड़ेगा। कहाँ गया? 30% कर देना पड़ेगा। कह रहा है कि बिहार के पहले शुष्क बंदरगाह का क्या मतलब होता है? कि जहां पे जो कंटेनर होता है ना, उसको रखने की व्यवस्था होती है। ठीक है, कंटेनर को रखने की व्यवस्था होती है, तो ये आपको बिहटा में बनाया गया है। कह रहा है कि ट्विटर एक्स के नए सीईओ नियुक्त किया गया है, तो कौन हो जाएगा? लिंडा याकारिनो। अब देखते हैं ऑपरेशन कन्विक्शन किससे संबंधित है। देख, ऑपरेशन कन्विक्शन पहले याद रखिए, योगी जी हैं, योगी जी से संबंधित है, मतलब उत्तर प्रदेश हो गया। योगी जी ने समस्त काम, ठीक है, आपको याद होगा कि ऑपरेशन मजनू भी चला था। ठीक है, तो उसी तरह का ऑपरेशन कन्विक्शन है। यौन उत्पीड़न, धन परिवर्तन, गौ हत्या, ये सब के लिए क्या था? ऑपरेशन कन्विक्शन था। लूट मारपीट के लिए ऑपरेशन कन्विक्शन चलाया गया था। एंटीबायोटिक दवा का प्रयोग, ये कहाँ से आ गया एंटीबायोटिक? तो 1, 2, 3 हो जाएगा आंसर। कह रहा है कि भारत और ओमान के बीच संयुक्त सैनिक अभ्यास नसीम अल बसर का आयोजन कहाँ किया गया? तो गोवा में आयोजन किया गया। कह रहा है कि ये अशोक हॉल का नाम बदल के क्या कर दिया? हॉल अच्छा नहीं लगता सुनने में, तो हॉल के जगह पे क्या रखिएगा? अशोक, तो अशोक ही रहेगा, तो अशोक यहाँ एक ही को दिया हुआ है, तो क्या हो जाएगा? अशोक मंडप। ठीक है, अशोक मंडप। अब है कि बिहार में कितनी महिलाओं को पद्म पुरस्कार दिया गया? तो बिहार में 2 महिला को, एक शारदा सिन्हा, एक निर्मला देवी को। ठीक है, कह रहा है कि स्वप्निल कुसाले जिन्होंने पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था, किससे थे? तो महाराष्ट्र से संबंधित थे। स्वप्निल कुसाले क्या थे? आपको शूटिंग से थे, शूटिंग राइफल चलाते थे ये।
अब आगे बढ़ते हैं। निजुल मोइना, निजुल मोइना किस राज्य से संबंधित है? तो ये आपको असम से संबंधित। इसमें क्या कहते हैं, जो बच्ची है उसका 10th के पास भी उसका क्या हो, पढ़ाई स्टार्ट हो, इसके लिए वित्त मुहैया कराएगी सरकार, उसी से संबंधित योजना है। हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा वधावन बंदरगाह परियोजना की आधारशिला रखी गई। ये परियोजना संबंधित किस राज्य से है? ये आपको महाराष्ट्र से है। हम लोग पहले भी देखे, शायद 13वां बंदरगाह है, ठीक है। सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह होगा, सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह होगा। सिप्री द्वारा हाल में दुनिया भर के परमाणु हथियारों से स्थिति को लेकर एक रिपोर्ट जारी की गई। इस रिपोर्ट में कुल कितने देशों को परमाणु संपन्न बताया गया है? तो कुल 9 देशों को परमाणु संपन्न बताया गया है। भारत 6ठे नंबर पे है। कह रहा है कि प्रधानमंत्री जनजाति उन्नत ग्राम अभियान के संबंध में कौन सा कथन सही है? इस योजना में आदिवासी समुदाय के 5 करोड़ लोगों को फायदा होगा। सही बात है। ये 63,000 आदिवासी गांव को शामिल करने का लक्ष्य है। तो 1, 2 दोनों सही हो जाएगा, ठीक है। कह रहा है कि 84 नंबर में ये आपको दिया हुआ है कि देखिए, इसको अगर ऐसे जोड़ दीजिएगा, ऐसे घटा दीजिएगा, ऐसे गुना कर दीजिएगा तो हालत खराब हो जाएगा बनाने में। अब एक चीज तो पता चल रहा है ना, a + b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर इंटू a इन b। अब देखिए यहाँ भी 893 है, ये भी 893। एक काम करते हैं ना कि 893 को क्या करते हैं, a मान लेते हैं, और 786 को क्या करते हैं, b मान लेते हैं। ऐसे कर सकते हैं। अब इसी ये वाला क्या है, a + b का होल स्क्वायर माइनस a - b का होल स्क्वायर, अब बट्टा a इंटू b, यही है। तो a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a² + 2ab + b²। अब माइनस इधर क्या हो जाएगा, a² - 2ab + b²। अब बट्टा यहाँ क्या है, ab है ही। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा कि a² + 2ab + b²। अब माइनस के साथ क्या हो जाएगा, -a², ये माइनस क्या हो जाएगा, +2ab, ई माइनस प्लस माइनस b²। तो अब देखिए a² से a² गया, b² से b² गया, 2ab और 2ab 4ab हो जाएगा। अब बट्टे तो यहाँ ab है ही, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4ab बट्टा ab। तो ab कट गया, क्या बच गया 4। आंसर यहाँ पे 4 हो गया। इसको जोड़ने घटाने का जरूरत भी नहीं था। अब देखिए, निम्न आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए। गिन लेते हैं। पहले एक एक त्रिभुज गिनते हैं। एक ये है, ठीक है, एक ये हो गया, 2 ये हो गया, 3 ये हो गया, 4 ये हो गया, 5 बाहर का गिन लिए। अब अंदर का गिनते हैं, 6 7 8 9, 9 को हो गया। सिंगल 9 को हो गया। अब डबल गिनते हैं। ये देखिए, एक हो गया 10, ये हो गया 11, ठीक है, 11, और ये आपको हो गया एक 12, और ये पूरा एक हो गया 13। तो कितना हो जाएगा, 13। अब आगे बढ़ते हैं। कह रहा है यदि वृत्त AB की त्रिज्या 1.5 इतना के अनुपात में है तो वृत्त AB के त्रिभुज क्षेत्रफलों का अनुपात। अब देख, क्षेत्रफल का अनुपात A का क्षेत्रफल बट्टा B का क्षेत्रफल, ठीक है। इस तरह से लिख देते हैं। क्या होता है, πr², क्षेत्रफल का ही ना फॉर्मूला होता है। तो ये तो खत्म हो गया पाए। अब पहला A का क्या दिया है 1.5, तो 1.5 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, अब बट्टा 1 का स्क्वायर, 15 15 ही क्या होता है 225 बट्टा 1, यही हो जाएगा। 2.25:1 हो जाएगा। करा एक कार 3 व्यापारियों द्वारा बेची जाती है जिस पर उन्हें प्रत्येक पर 4% की हानि होती है। यदि इतने रुपये में खरीदा जाता है तो उसके द्वारा चुकाई गई कीमत क्या गई। अब देखिए, कह रहा 4% का मतलब क्या हो गया, 4% मतलब 4/100, ये भागा कर देंगे तो 25, 1/25, मतलब पहले 25 का था, ठीक है, घाटा लगा तो एक कम हो गया, कितना हो गया 24 हो गया, 24। और कितना व्यापारी से किया गया है, देखिए कितना व्यापारी है, 3 व्यापारी, तो सब पे क्या कीजिए, इस पे उतना ही का स्क्वायर कर दीजिए, 24 पे उतना का ही कर दीजिए। देखिए 25 को 3 बार कीजिएगा, 25 गुना 25 गुना 25 गुना 25 कीजिएगा तो आंसर आपको आ जाएगा 15,625।
और 24 गुना 24 ये कीजिएगा तो 13,824 आ जाएगा। अब देखिए 13,824 गुना करने से आ गया, ये हमारा ये कितना है 13,824 ही है, 13,824 है। तो कितना से गुना करेंगे तो 1 से गुना करेंगे, तो इसमें भी कितना से गुना करना पड़ेगा, 1 से गुना करेंगे तो 15,625 आ जाएगा। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा 15,625। अब यहाँ पे आते हैं, कह रहा है कि ए बी से नाटा है। देखिए ए वो किससे है, डी से नाटा है, तो डी लंबा हो गया, परंतु सी से लंबा है। ए जो है वो सी से लंबा है, ए सी से क्या है, लंबा है। डी बी से नाटा है, डी जो है वो बी से नाटा है, तो इसका मतलब बी क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा, परंतु ए से लंबा है, ए से सही बात लंबा है। ई जो है ए से नाटा है, ई जो है ए से नाटा है, ए से नाटा है परंतु सी से लंबा है, सही बात। तो दो सबसे लंबे व्यक्ति कौन है, बी और डी। अब देखिए यहाँ पे है 89 का है, यदि एक्स वाई जेड एक काम को क्रमशः 12, 15, 18 दिनों में पूरा करते हैं तो तीनों मिलकर उस काम को कब समाप्त करेगा। देखिए ए कितना में, 12 में, बी कितना में, 15 में, और सी कितना में, 18 में। तो तीनों का क्या करते हैं हम लोग पहले ही बता चुके हैं कि एलसीएम लेते हैं, तो तीनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, 180 हो जाएगा। 12 से 15 में गुना करेंगे तो 180 होगा, 15 को 12 बार में करेंगे तो 180 होगा, 18 को 10 बार में करेंगे तो 180 होगा। ये सारा क्या है, इफिशियंसी है। 15, 12, 10 क्या है, इफिशियंसी। टोटल इफिशियंसी कितना हो गया, 5 2 7 और 10 3 30, 37 और 37 टोटल इफिशियंसी हो गया। टोटल काम कितना हो गया, 180। तो निकालना क्या है, तीनों मिलकर काम कितना दिन में समाप्त करेंगे, तो टोटल काम अब बट्टा इफिशियंसी। इसी से क्या पता चलता है, दिन कितना लगेगा। दिन निकालना हो तो यही फॉर्मूला होता है, टोटल काम बट्टा ये। देखिए अभी है कि 37 तो नीचे होगा ही, किसी में डिवाइड करेंगे, 37 यहाँ भी है, 37 यहाँ, खत्म कहानी। अब 37 का अगर यहाँ पे हम लोग 40 कर दे, थोड़ा बढ़ा देते हैं, तो 4 चौके 16, 4 बार में लगता है कि 4 पंचे 20 तो लगेगा नहीं, 4 चौके 4 बार में लगता है, तो 4 ही होना चाहिए आगे में, तो यहाँ 4 जा रहा है, तो आंसर यही हो जाएगा। आप भागा करके देख लीजिएगा। कह रहा है एक मनुष्य उत्तर से पश्चिम की ओर मुंह करके खड़ा है। अब देखिए हम बता देते हैं पहले, ये क्या है, नॉर्थ है, सॉरी ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये साउथ है, ये याद रखिएगा। एक मनुष्य उत्तर पश्चिम की ओर मुंह करके खड़ा है। उत्तर पश्चिम का क्या मतलब हो गया, ये उत्तर है, ये पश्चिम है, तो इस दिशा में खड़ा है, उत्तर पश्चिम और मुंह करके खड़ा है। पहले वो 135 डिग्री घड़ी की विपरीत दिशा में, तो घड़ी तो ऐसे चलता है, टिक 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 चलता है, लेकिन विपरीत दिशा में चला गया 135 डिग्री। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ अगर आ जाएगा तो 180 डिग्री हो जाएगा ना, यहाँ अगर आ जाएगा तो 180 डिग्री आएगा, तो 135 के लिए उसको 45 कम करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे पहुँच जाएगा, किस दिशा में हो गया, इस दिशा में पहुँच गया, 135 डिग्री विपरीत दिशा में घूम गया। बाद में वो घड़ी के 180 डिग्री घूम जाता है। अब देखिए हम बताते हैं कि जहाँ से चला उसके अपोजिट में पहुँच जाता है तो 180 हो जाता है, तब यहाँ पर था, यहाँ से यहाँ पहुँच गया, तो इस दिशा में, तो अब कहाँ पहुँच गया, नॉर्थ डायरेक्शन में। आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। कह रहा है प्रकाश प्रथम ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित हुए थे, तो प्रथम ओलंपिक खेल यूनान में आयोजित किए गए थे। सुब्रतो कप निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, सुब्रतो कप आपको फुटबॉल से संबंधित है। कह रहा है कि जर्मनी की आधिकारिक मुद्रा क्या है, तो जर्मनी की आधिकारिक मुद्रा यूरो है। वाटरमैन ऑफ इंडिया निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है, तो वाटरमैन ऑफ इंडिया राजेंद्र सिंह को कहा जाता है। अशोक चक्र की शुरुआत कब हुई थी, तो 1952 में हुई थी। अशोक चक्र पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी, 1952 में हुई थी। फाइंड द रॉन्गली स्पेल्ड, मतलब गलत स्पेलिंग किसका है, देखिए वेराइटी ETY, एनेक्जाइटी ETY, मतलब ETY से रिलेटेड है। सोसाइटी ETY, यहाँ देखिए TEY कर दिया, तो यही गलत होगा, तो आंसर हो जाएगा C। कह रहा है तू डाल डाल मैं पात पात, मतलब तुम जितना चालाकी करोगे उतना चालाकी मैं भी करूंगा। चालाकी का जवाब चालाकी से देना। कह रहा है कि सब्यसाची किसका पर्यायवाची है, तो अर्जुन का पर्यायवाची है सब्यसाची। महर्षि का संधि विग्रह कीजिए, महा प्लस ऋषि, महर्षि, महा प्लस ऋषि, महर्षि। कह रहा है कि फ्रॉम द फ्लोइंग प्रीफिक्स गिवन बिलो, ठीक है, इन, अन, मल, विथ, ये सब प्रीफिक्स दिया हुआ। बाय एडिंग विच वन इज एबिलिटी, मतलब एबिलिटी जो है ना, ABLIT हुआ, इसके आगे प्रीफिक्स लगा लगा के देखिए क्या होता है।
तो पहला ही लगा दीजिए इन, तो इन से क्या हो, इन एबिलिटी, एबिलिटी मतलब योग्य, इनएबिलिटी मतलब अयोग्य, तो यही आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर ही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए नंबर ही आंसर हो जाएगा, इन ही लगेगा। कौन सा प्रीफिक्स लगेगा, इन ही प्रीफिक्स लगेगा। तो आप, ये सारा क्वेश्चन आपका समाप्त हुआ। तो आप इसको देखिए, अगर किसी तरह का भी अगर कोई भी सजेशन है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, ठीक है। और एक कॉमेंसलिज्म एग्जाम्पल होता है जिसमें कि एक को फायदा होता है, दूसरे को कोई नुकसान नहीं होता है, ठीक है। तो वही है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा तो हमें थोड़ा फायदा होगा, ठीक है, लेकिन आपका कोई नुकसान नहीं होगा। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, बस इतना ही। धन्यवाद।